4 लाख से अधिक लोग रैली के अंदर एकत्रित थे। अगर हम विलुप्त हो गए हैं तो ये संख्या कहाँ से दिखलाई पड़ रही है। अभी कलकत्ता में 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए वामपंथ के कहने के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य रूप से आज जो कारपोरेट जगत का चंदा है वो बड़े पैमाने पर उसको अकेले उठा रही है और उन्हीं लोगों ने चैनल्स का उपयोग बीजेपी के लिए कर रहे हैं। देश में भुखमरी है, देश में सामान्य लोग जो है वो और गरीबी की तरफ चले जा रहे हैं। लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। लोकतंत्र में जो उनको समर्थन हासिल हुआ है उससे वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और इस निश्चित रूप से कांप उनसे कोई नहीं रहा है। देश के लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है लेकिन उसका प्रतिरोध जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता हेमंत नंद ओझा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सीपीआई का पहले एक वर्चस्व था लेकिन अब लगातार ये कम होते जा रहा है। प्रतापगढ़ की सरजमीन पर किसी एक के आवाज़ पर दसियों हज़ार लोग सड़कों पर उतर जाया करते थे लेकिन आज कहीं दिख नहीं रही। सर सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से सीपीआई का पहले वर्चस्व था, कई स्टेट में उनकी सरकारें भी थी लेकिन अब लगातार सिमटते जा रहे हैं वो लोग, तो क्या वजह बन रही है? देखिए, ऐसा है कि सीपीआई एक जन आंदोलनों की पार्टी है और आंदोलनों पर आधारित ही पार्टी रही है। आज़ादी से पहले ऐसे तमाम नेता थे जो उस दौर में चुनाव जीते, लेकिन आज़ादी के बाद और मुख्य रूप से जब हमारे देश में जाति और मजहब पर, धर्म पर राजनीति अधिक हुई तो उसके चलते इस जहर ने निश्चित रूप से काम किया है। लेकिन हमारा आंदोलन पहले से कमज़ोर है ऐसा नहीं है, हमारा ढांचा पहले से कमज़ोर है वो भी ऐसा नहीं है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस संसदीय प्रणाली में जो सफलता पहले मिलती थी वो अभी नहीं दिखलाई पड़ रही है। लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और कहीं भी जो सवाल मजबूती से खड़े करने के हैं हमारे ही साथी उसको मजबूती से कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं देश के किसी भी कोने में और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। लेकिन जिस तरीके से एक वर्चस्व था, किसी भी मुद्दे पर सड़कों पर उतर जाया करते थे, किसी की एक आवाज़ पर लोग पूरी सड़क भर दिया करते थे, आज वो नहीं दिखने कहीं भी। देखिए, आपकी बात यह भी अपनी जगह कुछ वाजिब है। मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड भी बहुत सारा राजनीति का बदला है। एक दौर में ऐसा था कि सभी दल ऐसा करते थे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सत्ता की दल हुआ करती थी, लेकिन सभी इस तरह से किया करते थे। धीरे धीरे इस ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आज जिस तरह का जो मीडिया का असर है या सोशल मीडिया का जो प्रभाव आया है, इस तरह की चीज़ें तो पहले नहीं हुआ करती थी। जिस तरह से लोग अपने गुस्से का इजहार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देते हैं, फेसबुक पर कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, ये तो पहले नहीं हो पाता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा, लोगों का आना जाना जितना सुलभ था, जितना सस्ता था, अब वह काफ़ी महंगा हो गया। तो हम चाह करके भी अपनी पूरी जमात को, पूरे संगठन को, पूरे कार्यकर्ताओं से, उनसे जुड़े हुए लोगों को हम चाहें भी कि उनको इकट्ठा कर दें तो अपने आप में बड़ा खर्चीला काम है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो इस देश के बड़े सेठों से, पूंजीपतियों से कोई चंदा नहीं लेती, जो चंदा हमारे पास है वो हमारे मज़दूरों, कर्मचारियों, किसानों के बीच में हम काम करते हैं, उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं के बीच में काम करते हैं। एक मुद्दा आधारित संघर्ष का दौर पीछे दिनों में निश्चित रूप से कुछ कम हुआ है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि अभी नए सिरे से हमारी पार्टी का जो अधिवेशन हुआ है विजयवाड़ा में, 4 लाख से अधिक लोग रैली के अंदर एकत्रित थे और 30,000 से अधिक हमारे वॉलंटियर्स, रेड गार्ड्स आगे आगे चल रहे थे और ये सिर्फ एक राज्य की भीड़ थी। तो अगर हम विलुप्त हो गए हैं
तो ये संख्या कहाँ से दिखलाई पड़ रही है? तो ऐसा नहीं है। एक राज्य की बात मैंने की कि जो विजयवाड़ा में अभी हुआ, ये तमाम अभी कलकत्ता में अगर 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए वामपंथ के कहने के ऊपर, तो वो आज की जो मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की या जो छोटे छोटे स्तर पे चल रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका लाख या करोड़ तक ही पहुँच है, पर प्रमुख जो मीडिया है, जो चैनल्स हैं जिनको खरीद लिया गया है, वो तो इसको दिखाते नहीं हैं, वो इसको प्रस्तुत नहीं करते। ये आपको लगता है कि चैनल खरीद लिए गए? बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि किसी को दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सबको आज़ादी है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी जो जिस बात को कह रहे हैं वो अपनी साफगोई से अपनी बात कह जा रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि जब जनता के मुद्दे, जनता के सवाल उस पर नहीं आ रहे हैं, बोलने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं, अगर दिल्ली में लाखों लाख लोग प्रदर्शन करते हैं या किसान आंदोलन करते हैं या लखनऊ में लोग प्रदर्शन करते हैं या ज़िलों के अंदर लोग करते हैं, उस मुद्दे के ऊपर उन चैनलों के अंदर कोई खोज खबर नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई दिखाया नहीं जा रहा है। एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर के अंदर अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो कभी जो बेईमानी करने वाला आदमी है, घूस लेने वाला आदमी है, वो तो यही कहता है कि मैंने बहुत सफाई से काम किया है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तो वो तो खुद उसके अंदर शामिल है, तो वो इसको क्यों कहेंगे कि बिक गए हैं या हमने खरीदवा लिया है या हमने खरीद दिया है। मैं आपसे ये कहूँ कि जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, जो चंदा देते हैं, उसका 90% चंदा आज भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। पहले उस चंदे में तमाम पार्टियां बटा करती थी, लेफ्ट पार्टीज, लेकिन उसमें से 1 रुपये का भी चंदा नहीं लेती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के तो दफ्तर पर पिछले दिनों कारपोरेट्स चंदा देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको मना कर दिया कि हम आपका चंदा नहीं लेंगे। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुख्य रूप से आज जो कारपोरेट जगत का चंदा है वो बड़े पैमाने पर उसको अकेले उठा रही है, उसके बाद दूसरे पूंजीवादी दल उसको उठा रहे हैं। तो ये उसके पीछे सच्चाई है, और उन्हीं लोगों ने चैनल्स का उपयोग बीजेपी के लिए कर रहे हैं वो। और लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कारपोरेट्स को लगता है कि ये हमारे हितकारक नहीं है, हमारा हित ये किसी भी दशा में नहीं करेंगे, ये मज़दूरों के लिए बोलने वाले लोग हैं, तो हमारी आवाज़ को बुलंद करने में वो सहयोग करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। आज चीन भी कपा रहा है, वो जाके केदारनाथ गए हैं तो मीडिया पे चल रहा है कि चीन डर गया है। देखिए, निश्चित रूप से देश ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हाथों के अंदर है कि देश में भुखमरी है, देश में सामान्य लोग जो है वो और गरीबी की तरफ चले जा रहे हैं, लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी बोल रहा है, पूंजीवादी दलों में रहते हुए लोग राजनीति में कहीं ना कहीं इधर उधर किए हैं। कोई कम्युनिस्ट पार्टी के सब तो कार्यकर्ता हैं नहीं, यहाँ तो लोग ईमानदारी से ज़्यादातर लोग काम किए हैं, तो उनको कभी ईडी का भय, कभी दूसरा भय, कभी तीसरा भय दिखाया जाता है, कभी फर्जी भी दिखाते हैं, कभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार के रूप में, तो वो उसको कर रहे हैं। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका हाथ बहुत मजबूत है। और लोकतंत्र में जो उनको समर्थन हासिल हुआ है, उससे वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस निश्चित रूप से कांप उनसे कोई नहीं रहा है। देश के लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन उसका प्रतिरोध जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है, लेकिन करने वाले लोग कर रहे हैं, खड़े होंगे, भय कम होगा, ख़त्म भी होगा, लड़ेंगे भी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप बता रहे हैं एक तरफ बेरोज़गारी है, देश मजबूत हाथों में नहीं है क्योंकि लोगों के पास खाने चीज़ें नहीं है, तो जिस तरीके से आपकी पार्टी आंदोलन किया करती थी अब तो रोड में नहीं दिख रही, इसका मतलब कि आप भी डर गए हैं? नहीं, हम कदापि कहीं डरे नहीं हैं। हम चाहे इलाहाबाद में खड़ा होना हो, चाहे दिल्ली में खड़ा होना हो, या कहीं भी खड़ा होना हो, सिर्फ इस देश की वामपंथी ताकतियाँ, वामपंथी सोच के लोग, वामपंथी विचारों से लैस लोग, वो चाहे कहीं और भी चले गए हों, वही लोग हैं जो मजबूती से कहीं आपको खड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। कोई दूसरा नहीं खड़ा है,
वही आंदोलन में आगे खड़े हैं। अब ये बात अलग है कि माहौल बनता है, धीरे धीरे लोग खड़े होते हैं, ये बात है, लेकिन हमारा ढांचा उससे कोई कम हो गया ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2024 में? एक बात यह भी कहूँ कि बीजेपी को दूसरे तमाम दलों से कोई खतरा नहीं है। वो अपनी पार्टी के अंदर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मुख्य मुकाबला जो है वो कम्युनिस्टों से है, हमको इन्हें ख़त्म करना है। तो वो हमको नस्नाबूद करने की बात करते हैं। हम है ही नहीं हैं तो हमको नस्नाबूद क्यों करने की बात करते हैं? तो ख़त्म तो हुए ना, बंगाल से सफाया हो गया आपका। मैं कह तो रहा हूँ कि बंगाल में उन्होंने जो आरंभ किया, जो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, उससे उनको सफलता निश्चित रूप से मिली है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब लोगों में सद्भावना की आपस में कमी होगी, भाईचारे की कमी होगी, जब मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होगी और इतने पैसे का इस्तेमाल, इतने भारी पैसे का इस्तेमाल लोगों के दिलो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए किया जाएगा, तो ऐसा भटकाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम मजबूती से अपनी बात को लड़ रहे हैं और कह रहे हैं। हम कारपोरेट्स का हमारे पास पैसा नहीं है और पूंजीवादी युग में ताकत होने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे पास वो पैसा भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, बिहार में सरकार बनती है आपकी पार्टी की, उसमें मंत्री पद ही नहीं लेती, कहती है मंत्री पद नहीं लेंगे, वैसे ही सपोर्ट करेंगे सरकार। देखिए, ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हुआ है। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी तब भी हम उसको समर्थन कर रहे थे, हम तब भी मंत्री नहीं बने थे। अनेक राज्यों के अंदर हम समर्थन करते रहे, हम सरकार के हिस्सेदार नहीं हुए। हम मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं, जनता के सवालों को लड़ते हैं, उसके बीच में रखते हैं और हमने समर्थन करके कई बार कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी कराए हैं। तो हम फौरी तौर पर उनको समर्थन कर रहे हैं। ये कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि जो हमेशा हमेशा के लिए हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हम अपनी ताकत का इजाफा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और जनता के मुद्दों को सरकार में रहते हुए भी लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष का बिखराव है, अब कहा जा रहा है कि 24 में तमाम विपक्षी पार्टियां एकत्रित होंगी, एक साथ होकर लड़ेंगी, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों चाहेगी, कारपोरेट इसको क्यों चाहेगा, लेकिन वामपंथी पार्टियां इसको चाहती हैं। और मुख्य रूप से सीपीआई की जब आप बात करते हैं, सीपीआई ने इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, सीपीआई ने इस देश के अंदर यूँ कहिए कि संविधान की रक्षा के लिए हमेशा ही अपने हितों को कई बार तिलांजल दी, कई बार नुकसान किया। हम जो सीटें जीत सकते थे उन सीटों को भी हमने समझौते के अंदर छोड़ दिया, इस बात के लिए कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हों। तो हमेशा ये हमारा प्रयास रहता है कि जो बड़े इस देश के अंदर धुर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके मुखालिफ जो जनवादी ताकतें हैं, जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, कम्युनिस्ट नहीं भी हैं, वामपंथी सोच के नहीं भी हैं, उनको भी लेकर के एक बड़ा फोरम बनाया जाए। हम अपने हितों को उसमें छोड़ते भी हैं, लेकिन हम ऐसा मोर्चा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। सर, आप छात्र राजनीति से आप सीपीआई में रहे हैं, एक सवाल ये किया जाएगा कि जिस तरीके की पहले राजनीति थी, अब लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि देश में नफरत का माहौल है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें, इस पर सरकार बात नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि उस समय भी ऐसे कुछ हालात थे और अभी जो हालात हैं दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब अगर छात्र राजनीति की तरफ अगर आपका इशारा था तो उसमें और आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। तो युवाओं के अंदर जिस तरह से उनके अपने कैरियर को लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं और जो समझदारी विकसित हो पाती थी, जो बहस मुबाहिसा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला मंदिर जो शिक्षालय है वो होते थे और उसमें लोग उसको सीखते थे, पढ़ते थे, समझते थे, वहाँ से आगे बढ़ते थे, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमजोरी आई है। लेकिन जब वोट होता है तब वही तमाम युवा बीजेपी को वोट करता है। निश्चित रूप से जब दिलो दिमाग से उनको भरमाया गया है, भ्रमित हुए हैं। जहर जब फैलता है तो जहर काम करता है।
तो निश्चित रूप से जहर अपना काम कर रहा है। हम प्रेम की बात करने वाले लोग हैं, सद्भाव की बात करने वाले लोग हैं, और आप किसी को दो गाली दे दीजिए तो उसको गुस्सा जो है वो आराम से आ जाएगा, लेकिन उसको उसके प्रति प्रेम पैदा करने में समय लगता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 24 में क्या हो जाएगा मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम क्या करते रहेंगे ये हम जानते हैं। क्या करेंगे ऐसा? क्या हम ज़्यादा बड़े मोर्चे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने अभी भी जब हमारी विजयवाड़ा में कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ भी हमारी यही नीति रही है कि हम देश के सभी जनवादी लोकतांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से हर हाल में रोकने का प्रयास करेंगे। एक तरफ आप बड़ी रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बड़े नेता चले जा रहे हैं, कन्हैया कुमार चले गए, कविता छोड़कर चली गई। देखिए, कोई कहीं आ जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी में आने के दरवाजे कैसे खुले हैं आप देखते हैं कि किसी के आने के दरवाजे उस तरह से नहीं खुले हैं। जा कभी कोई भटकाव का शिकार हो सकता है, व्यक्ति जा सकता है। कन्हैया कुमार भी चले गए, उनकी अपनी कोई अपेक्षा इच्छा रही होगी, चले गए। तो कन्हैया कुमार जैसे सीपीआई के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लोग नहीं भी गए, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दी। उन्होंने पूरा जीवन इस आंदोलन के अंदर समर्पित कर दिया। वे कितना छप रहे हैं, कितना टेलीविज़न में आ रहे हैं, कितना उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, कितना कमेटियों में रखने का मौका दिया जा रहा है, इसका बगैर ध्यान दिए हुए भी जिस जगह पर हैं वो उस तरह से अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के कारण कभी कभी वो भटकाव के शिकार भी होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे सीपीआई के वरिष्ठ नेता हेमंत नंद ओझा जी, जिनसे बातचीत हुई और जो इनकी राजनीतिक कैरियर रहा उस पर भी बातचीत हुई, और जिस तरीके से बताया कि देश में जो हालात हैं, पहले के जो हालात थे, भारतीय जनता पार्टी ये कहती 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी होगा, बीजेपी ये कहती 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं देश के अंदर, तो आपको कैसा लगता है ऐसा कुछ? देखिए, जो 70 सालों में हुआ है, इधर सिर्फ उसकी नीलामी का काम हो रहा है। क्या नहीं हुआ इन 70 सालों में? क्या तो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं परिवारवाद था, परिवारवाद से देश को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अगर पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद इस देश के अंदर हम सब जानते हैं कि सुई भी नहीं बनती थी। हम सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर कांच के, लोहे के कोई उद्योग नहीं थे, न नालको था, न बाल्को था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब खड़ा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ये सारी चीज़ें खड़ी की गई और आज सिर्फ उसको बेचने की बात की जा रही है। वो कोई नेशनलाइज दूसरा बैंक खड़ा कर देते तो हम कहते कि आपने कुछ कर दिया। कोई वास्तविक रूप से कोई यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर दिए होते, नाम देने की बात छोड़ दीजिए कि 15 महाविद्यालयों को जोड़ करके आप एक नई यूनिवर्सिटी का नाम दीजिए और तमिलनाडु वालों को उत्तर प्रदेश में भ्रमित करिए, यहाँ से बोल करके यहाँ वालों को वहाँ से बोल के भ्रमित करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हेमंत नंद ओझा जी, जिनसे बातचीत हुई, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।